नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी इतिहास की किताबों में ना अक्सर एक दौर को बस सरसरी तौर पर छूकर निकाल दिया जाता है। हम अक्सर सीधा 1857 की क्रांति पर छलांग लगा देते हैं। लेकिन आज हम इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। आइए उन चिंगारियों को समझते हैं जो 1857 की उस महाज्वाला से पूरे 100 साल पहले ही सुलगना शुरू हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 1857 का विद्रोह सचमुच अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था? हमारे दिमाग में तो यही आम गलतफहमी बैठी हुई है कि 1857 में अचानक से पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा था, राइट? लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। 1857 कोई एक अकेली रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। सच तो ये है कि ये 100 सालों से अलग अलग जगहों पर उबल रहे गुस्से का बस एक फाइनल विस्फोट था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। आज हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं नागरिक विद्रोहों के कारण, फिर बंगाल और असम में संघर्ष, उसके बाद दक्षिण और ओडिशा का प्रतिरोध, अहोम और वहाबी आंदोलन, पंजाब का कूका आंदोलन और अंत में देखेंगे कि कैसे इन सब ने 1857 के विद्रोह की नींव रखी। एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, नागरिक विद्रोहों के कारण, जिसे हम बारूद का ढेर भी कह सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनसे पूरे देश में इतना भयंकर गुस्सा पनप रहा था? देखिए, अंग्रेजों ने सिर्फ सत्ता ही नहीं हथियाई, बल्कि उन्होंने सदियों से चली आ रही अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व के पूरे सिस्टम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। जरा सोचिए, पुश्तैनी जमींदारों और पौलीगारों से उनकी जमीनें झटके में छीन ली गईं। जब पारंपरिक रक्षक और राजा महाराजा कमजोर पड़े, तो उनके संरक्षण में काम करने वाले लाखों कारीगर और हस्तशिल्पी भुखमरी की कगार पर आ गए। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश प्रशासन को हमेशा एक विदेशी और लुटेरी शक्ति के रूप में ही देखा गया। मतलब बगावत के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार था। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बंगाल और असम में संघर्ष, जो थी इस प्रतिरोध की शुरुआती ज्वाला। सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। साल था 1770। बंगाल में ऐसा भयानक अकाल पड़ा था कि लोग भूखों मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की टैक्स नीतियां उतनी ही बेरहम बनी रहीं। ऐसे में बेदखल जमींदारों, सन्यासियों, साधुओं और ग्रामीण गरीबों ने हथियार उठा लिए। मजनूम शाह, देवी चौधरानी और भवानी पाठक जैसे बड़े नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। फकीर विद्रोह के नाम से मशहूर ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल था। और हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर उपन्यास आनंद मठ और देवी चौधरानी के बारे में तो सबने सुनाई है। वो इसी विद्रोह पर आधारित हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस बगावत को कुचलने में कई साल लग गए थे। और ठीक इसी दौरान बंगाल के पड़ोस असम में मोआमिरिया विद्रोह भड़क रहा था। ये अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं को मानने वाले निम्न जाति के किसानों का एक जबरदस्त विद्रोह था। इन्होंने भटियापार को अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपने ही अहोम राजाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लंबी बगावत का असर ये हुआ कि अहोम साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि उन्हें मजबूर होकर अंग्रेजों से मदद मांगनी पड़ी। और बस इसी ने अंततः अंग्रेजों के लिए असम के दरवाजे खोल दिए। अब रुख करते हैं अपने तीसरे भाग का, दक्षिण और ओडिशा का प्रतिरोध। इसे हम अपनी माटी की रक्षा कह सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पॉलीगाज आखिर थे कौन। दरअसल ये तमिलनाडु के वो बहुत ही शक्तिशाली जमींदार और पारंपरिक सैन्य टुकड़ियां थीं जो सदियों से गांवों की सुरक्षा करती थीं और बदले में कावल यानी ग्राम पुलिस टैक्स वसूलती थी। लेकिन जब अरकोट के नवाब ने तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रांतों का कंट्रोल सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और पॉलीगारों के ये पुश्तैनी अधिकार एक झटके में छीन लिए गए, तो जाहिर है उनका खून खौल उठा। और यहीं से इन नई और शोषक राजस्व नीतियों के खिलाफ दो बहुत ही भयानक बगावतें शुरू हुईं। एक बिल्कुल दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरी पूरब में ओडिशा में। आइए इन दोनों की एक दिलचस्प तुलना करते हैं। इस तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों का बिल्कुल अलग परिणाम। तमिलनाडु में कट्टाबोमन नायकन और बाद में उमुथराई के नेतृत्व में पोलीगारों ने बेहद हिंसक संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पूरी बेरहमी से कुचल कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के पाइका विद्रोह को देखिए।
वहां बख्शी जगबंधु ने वॉल्टर ईवर आयोग की नीतियों के खिलाफ अंग्रेजों की नाक में ऐसा दम किया कि 1818 तक विद्रोह दबने के बावजूद अंग्रेजों को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्हें मजबूर होकर पाइकाओं का बकाया लगान माफ करना पड़ा और भूमि नीतियों में सुधार भी करने पड़े। ये यकीनन एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4 की ओर, अहोम और वहाबी आंदोलन, यानी टूटे वादे और पुनरुत्थान। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं। 1828 में असम में गोमधर कोवर और महाराजा पुरंदर सिंह के नेतृत्व में अहोमों ने तब हथियार उठाए जब अंग्रेजों ने प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अपना ही वादा तोड़ा और असम से वापस जाने से मुकर गए। अहोम इतने मजबूत साबित हुए कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और समझौता करके ऊपरी असम उन्हें वापस सौंपना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ था वहाबी आंदोलन। ये पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ एक बहुत ही सुसंगठित इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। हालांकि शुरुआत में ये सिख साम्राज्य के खिलाफ था, लेकिन 1849 में पंजाब के विलय के बाद इसका रुख पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। अब आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, पंजाब का कूका आंदोलन। इसे हम स्वदेशी के बीज भी कह सकते हैं। कूका आंदोलन का जो एवोल्यूशन है ना, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा जो आंदोलन समाज में सिर्फ जातिगत भेदभाव के खिलाफ शुरू हुआ था, वो पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद एक पक्के कट्टर राजनैतिक आंदोलन में बदल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? कूकाओं ने विदेशी कपड़ों, अंग्रेजी कानूनों और अंग्रेजी शिक्षा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। मतलब जिस स्वदेशी और असहयोग को हम 20वीं सदी के आंदोलनों से जोड़कर देखते हैं, कूकाओं ने उसे दशकों पहले ही जमीन पर उतार दिया था। है ना कमाल की बात? कूकाओं की ये स्वदेशी रणनीति अंग्रेजों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1863 से 1872 के बीच बहुत ही बर्बर दमन चक्र चला। बाबा राम सिंह जैसे बड़े नेता को 1872 में सीधा देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि इस तरह का ढांचागत विरोध उनके पूरे साम्राज्य की जड़ें हिला सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, 1857 के विद्रोह की नींव, यानी वो चरम बिंदु। आइए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं। 1763 से लेकर 1840 तक भारत के नक्शे का शायद ही कोई ऐसा कोना था जो शांत बैठा था। पूरब में बंगाल और आसाम, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्वी तट पर उड़ीसा और उत्तर में पंजाब। ये बिल्कुल समंदर की लहरों जैसा था। अंग्रेज एक बगावत को किसी तरह कुचलते तो दूसरी जगह एक नई चिंगारी भड़क उठती। और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे मुख्य सार है। 1857 का विद्रोह कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उस भयंकर गुबार का फूटना था जो पिछले 100 सालों से आम किसानों, आदिवासियों, जमींदारों और साधु सन्यासियों के दिलों में सुलग रहा था। ये पूरे एक सदी के दर्द, व्यवस्थित शोषण और अनगिनत बलिदानों का एक विशाल चरम बिंदु था। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर 1863 से 1856 तक की वो मुट्ठी भर बिखरी हुई स्थानीय चिंगारियां इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के पसीने छुड़ा दिए, तो तब क्या होने वाला था जब पूरा का पूरा उपमहाद्वीप अंततः एक साथ खड़ा हो गया? इतिहास के पन्नों में 1857 के उस क्रांति का अध्याय यकीनन और भी ज्यादा दिलचस्प है। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।